कहते हैं कि बनारस का मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान है जहां पर जाकर इंसान शून्य हो जाता है, क्योंकि अपनी आंखों के सामने वो जीवन के अंत को देख लेता है। उन्हें देखकर इंसान की आंखों के सामने उसके जीवन में किए गए सब कर्म आ घूमते हैं। सालों से वहां जल रही सैकड़ों चिताएं इस बात का सबूत देती हैं कि यदि जीवन की कोई सच्चाई है तो वो है सिर्फ मृत्यु, और कोई भी उससे छिप नहीं सकता। मणिकर्णिका घाट के बारे में जितना ज्यादा पढ़ रही हूँ उतना ज्यादा जीवन खोखला लगता जा रहा है। मन कर रहा है वहां जाने का, वहां खुद जाकर महसूस करना चाहती हूँ ये सब, और एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ मणिकर्णिका घाट पर। बनारस जाने का मन तो मेरा भी है। चल दोनों साथ में ही चलते हैं। पहले बनारस में बाकी जगह घूम लेंगे और लास्ट में मणिकर्णिका घाट पर चले जाएंगे। दोनों ने बनारस जाने का प्लान बनाया और अगले हफ्ते ट्रेन से वो बनारस के लिए निकल गए। उनके सामने वाली सीट पर लगभग एक 60 वर्ष की औरत बैठी थी, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। आपके साथ कोई आया नहीं क्या आंटी? अकेले ही बनारस जा रही हो? हाँ बेटा, अब तो जहाँ जाना होता है अकेले ही जाती हूँ। बच्चे विदेश में रहते हैं और पति की मौत भी पिछले साल हो गई। उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर ही हुआ था। उनकी हमेशा से यही इच्छा थी कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनकी चिता को अग्नि मणिकर्णिका के घाट पर ही दी जाए। लेकिन ऐसा क्यों काकी? वहां पर ही क्यों? वो कहते थे कि मणिकर्णिका घाट पर जलने वाले लोगों की आत्मा सीधा मोक्ष को प्राप्त करती हैं। जीवन से मन भर चुका था उनका, और दोबारा इस दुनिया में जन्म लेना पड़े ये उनकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, तो क्या इसका मतलब वहां पर जलने वाली हर चिता को मोक्ष प्राप्त हो जाता है? वो क्या जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाती हैं? लोग तो यही कहते हैं बेटा, लेकिन इस 60 साल के जीवन में मैंने हर बढ़ते दिन के साथ भगवान को जितना जाना है, उसके अनुसार जब तक व्यक्ति अपने सभी कर्मों का भुगतान इस मृत्यु लोक में नहीं कर लेता, उसे यहाँ जन्म लेते रहना पड़ेगा। और अधूरी इच्छाओं में अकाल मृत्यु, मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर दुनिया में भटकता रहेगा जब तक कि ईश्वर द्वारा निर्धारित समय न आ जाए उसके मोक्ष का। आपकी बातों में बहुत गहराई है। ऐसा लगता है जीवन में बहुत कुछ देखा है आपने। आपसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। अगर आप चाहो तो हमारे साथ बनारस घूम सकती हो। आपके साथ हमें भी अच्छा लगेगा। उस औरत ने कोमल को कोई जवाब नहीं दिया और बस उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। कोमल ने उसकी कही हुई बातें अपनी डायरी में लिख ली। रात ज्यादा हो गई थी तो सब लोग सो गए। सुबह के लगभग 4 बजे बनारस के स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली थी। कोमल ने अपने फोन में 3:30 बजे का अलार्म रखा था। वो उठी तो उसने देखा कि वो औरत वहां नहीं है। ट्रेन रुकने तक भूमि और कोमल ने उसका इंतजार किया, मगर वो औरत उन्हें कहीं नहीं दिखी। उन्हें लगा कि शायद उस औरत के पास टिकट नहीं होगी और टीटी से बचने के लिए वो ट्रेन के किसी और डब्बे में चली गई होगी। बनारस में पहले उन्होंने वहां की बाकी जगहों को एक्सप्लोर किया और शाम के लगभग 7 बजे वो दोनों पहुंची मणिकर्णिका घाट पर, जहां का अनुभव करने के लिए वो दोनों बनारस आई थी। घाट पर लगभग 10 चिताएं जल रही थी। कोमल को घाट पर हो रहे अनुभव के बारे में बहुत कुछ लिखना था, लेकिन वहां पर जाकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपनी डायरी में कुछ भी ऐसा लिखे जो उसे वहां महसूस हो रहा हो। वो दोनों उन चिताओं से बहुत दूर खड़ी थी, क्योंकि जलती चिताओं के पास स्त्रियों का जाना अक्सर वर्जित माना जाता है। ये बात वो दोनों भी जानती थी, मगर अचानक न जाने उन दोनों को क्या हुआ कि वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे उन जलती चिताओं की तरफ बढ़ गई और उनके बिल्कुल पास खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। अचानक वहां के पंडित जी का ध्यान उन दोनों पर पड़ा और वो जल्दी से उनके पास आए। यहाँ पर क्यों आई हो तुम दोनों? पता है ना, जलती चिताओं के पास स्त्रियां नहीं आती। दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी अंदर से गंगा जल लाकर तुम दोनों पर गंगा जल का छिड़काव कर देता हूँ। पंडित जी की आवाज से वो दोनों अपनी सुध में तो लौट आई, मगर पंडित जी ने उनसे क्या कहा उन्हें कुछ समझ नहीं आया।
पंडित जी गंगा जल लेने के लिए थोड़ी देर के लिए ही वहां से गए थे। इतनी देर में वो दोनों वहां से निकल गई। पंडित जी जब गंगा जल लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने उन दोनों को वहां नहीं पाया तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता का भाव छा गया। लगता है इन दोनों लड़कियों ने ध्यान से मेरी बात नहीं सुनी। ये दोनों कहीं किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। हे प्रभु, रक्षा कर। दोनों वहां से अपने होटल में वापस आ गई। वो दोनों ही पूरे दिन वहां घूम घूम कर बहुत थक चुकी थी, इसलिए खाना खाकर सीधे ही सोने के लिए लेट गई। भूमि को तो कुछ देर में नींद आ गई, मगर कोमल की आंखों में नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपनी आंखों के सामने उसे अभी भी घाट पर जल रही चिताओं का दृश्य दिखाई दे रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है घाट से आने के बाद। जैसे मैं वहां से अकेली नहीं आई, बल्कि कोई और भी है जो वहां से मेरे साथ आ गया है। बहुत बेचैनी सी हो रही है मुझे। बहुत देर तक भी कोमल का मन शांत नहीं हुआ। उसने घड़ी में समय देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। कमरे में उसे कुछ घुटन सी महसूस हुई, इसलिए वो बालकनी का दरवाजा खोलकर वहां चली गई। मगर तभी उसने पीछे से देखा कि बालकनी में बैठने के लिए जो झूला लगाया गया है, कोई औरत उस पर बैठकर झूला झूल रही है। उसके लंबे बाल झूले के पीछे बिखरे हुए हैं। भूमि तो अंदर कमरे में सो रही है, तो फिर ये कौन है? कमरा तो अंदर से लॉक किया था हमने, तो कमरे में हमारे अलावा कोई और कैसे आ सकता है? तभी उस औरत ने किसी अलग सी भाषा में एक गाना गुनगुनाना शुरू किया, जो आज से पहले कोमल ने कभी नहीं सुना था, और ना ही ऐसी भाषा उसकी दोस्त भूमि को आती थी। उसकी आवाज में एक अलग ही दर्द था। कोमल बुरी तरह डर चुकी थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो जोर से चिल्लाई, अरे क्या हुआ? मैं हूँ बाबा, भूमि। रिलैक्स। क्या? तू यहाँ पर है? तो वो झूले पर बैठकर वो अजीब सा गाना कौन गा रहा है? गाना? कैसा गाना? और कोई भी तो नहीं बैठा है वहाँ पर। लगता है कोई बुरा सपना देख लिया तूने और उठकर यहाँ आ गई, इसलिए अंधेरे में भ्रम हो रहे हैं तुझे। चुपचाप से सो जा अब, और खबरदार अब सुबह से पहले बालकनी में गई तो। नहीं यार, सच में कोई था वहां पर। भूमि के कहने पर कोमल उस बात को इग्नोर करके सोने के लिए लेट गई। मगर थोड़ी देर बाद कोमल को कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने हिम्मत करते हुए अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके बिस्तर के ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। कोमल ने अपने कांपते हाथों से अपने फोन की टॉर्च ऑन की और अपनी आंखों के सामने उसने जो चेहरा देखा, वो देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही औरत खड़ी थी जिससे उसने ट्रेन में मणिकर्णिका घाट के बारे में बातें की थी। आप यहाँ पर कैसे आ गए? वो औरत कोमल को देखकर बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराई और अपने दोनों हाथ उसने उसकी तरफ बढ़ाए और एक धुएं की तरह उसके शरीर में समा गई। अगली शाम वो दोनों वापसी की ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गए, मगर किसी बहुत बड़े टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ट्रेन 12 घंटे लेट हो गई। इसलिए उस रात दोनों को वापस होटल में आकर रुकना पड़ा। इस ट्रेन में भी आज ही टेक्निकल फॉल्ट होना था। अब कल ऑफिस नहीं गई तो बॉस तो बातें सुनाएगा मुझे। और तुझे क्या हुआ है? कब से बुद्ध बनकर बैठी है? कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू? कोमल ने भूमि को एक अजीब सी मुस्कान दी और सोने के लिए लेट गई। सुबह से ही उसे उसका बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसमें रात गए उससे ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। कुछ देर बाद वो भी सो गई, मगर तभी आधी रात को भूमि को दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो कोमल बालकनी का दरवाजा खोलकर बाहर जा रही थी। कल रात को भी ये लड़की इस टाइम बालकनी में गई थी और तभी से इसका बर्ताव ऐसा अजीब सा हुआ है। जाकर लेकर आती हूँ अंदर इसे। भूमि उठकर बालकनी में गई तो कोमल को देखकर वो जोर से चिल्लाई, क्योंकि कोमल रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। भूमि ने उसी वक्त उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? ये क्या कर रही है तू?
छोड़ दे इसे, वरना मार डालूंगी तुझे। ये लड़की अब मेरे साथ जाएगी। मैंने कहा दूर हट जा यहाँ से। कौन हो तुम? छोड़ दो इसे, इसने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूमि कोमल को अंदर लेकर जाने की कोशिश करने लगी, मगर तभी कोमल ने भूमि को एक जोरदार धक्का मारा और भूमि का सर सीधा दीवार में जा लगा और कोमल फिर से रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, मगर भूमि ने वहां पर रखी लकड़ी की चेयर को कोमल के पैर पर दे मारा और कोमल लड़खड़ा कर वहीं गिर गई। भूमि ने एक भी सेकंड गवाए बिना उसे जल्दी से कमरे के अंदर घसीटा और वॉशरूम के अंदर धक्का देकर बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया और जल्दी से दौड़ती हुई होटल के रिसेप्शन पर गई। भैया मेरी दोस्त को कुछ हो गया है, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हमें अभी के अभी उसे मणिकर्णिका घाट पर लेकर जाना होगा। भूमि ने रिसेप्शनिस्ट को पूरी बात बताई और वो स्टाफ के कुछ लोगों को लेकर जल्दी से रूम में पहुंचा। उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से कोमल की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। कहीं उसने कोमल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? आप लोग कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी दोस्त को बाहर निकाल दीजिए, तोड़ दीजिए इस दरवाजे को। उन लोगों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर कोमल जमीन पर गिरी हुई थी, उसके माथे में कांच के टुकड़े चुभे हुए थे और उसका पूरा चेहरा खून से सन चुका था। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी नब्ज चेक की तो उसकी सांसें चल रही थी। ओह माय गॉड, वो आत्मा को बहुत ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। हमें तुरंत इसे घाट पर लेकर जाना होगा, लेकिन इसकी हालत समझ नहीं आ रहा कि कहाँ लेकर जाएं इसे, हॉस्पिटल या घाट। हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा मैडम। अभी इनके सर से ये कांच के टुकड़े निकालने बहुत जरूरी है, वरना इनकी जान को खतरा हो सकता है। भूमि की आंखों में आंसू भरे थे। उन लोगों ने उसे उठाकर गाड़ी में बैठाया और गाड़ी वहां से निकल पड़ी। तभी कोमल की आंखें अचानक खुली और उसने अचानक से भूमि की गर्दन को अपने दोनों हाथों से दबोच लिया। झूठ बोला तुम लोगों ने, किसी अस्पताल में लेकर नहीं जा रहे ये इसे। ये रास्ता मणिकर्णिका की तरफ जाता है, सामने ही घाट है। अगर तुम लोगों ने अभी के अभी गाड़ी नहीं घुमाई तो थोड़ी देर बाद ये दोनों ही जिंदा नहीं बचेंगी। मणिकर्णिका घाट सामने ही था। उन्होंने गाड़ी रोकी और 3 लोगों ने मिलकर भूमि की गर्दन को कोमल से छुड़वाया और कुछ मंत्र बोलते हुए जबरदस्ती उसे गाड़ी से निकालकर घाट के अंदर लेकर गए। अंदर अभी भी बहुत सारी चिताएं जल रही थी। सामने वही पंडित जी खड़े थे। तभी उनकी नजर सामने कोमल पर पड़ी। वो उसे देखते ही समझ गए कि उसके साथ क्या हुआ है। वो जल्दी से वहां पर आए और उन्होंने जल्दी से कोमल के शरीर पर गंगा जल का छिड़काव किया। शरीर पर गंगा जल का स्पर्श होते ही कोमल जोर जोर से चीखने लगी और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। कौन है तू? क्यों इस बच्ची के शरीर में प्रवेश करके इसे परेशान कर रही है? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ और मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे कुछ नहीं बताएगी? कोई बात नहीं। तू शायद जानती नहीं कि इस समय तू मणिकर्णिका के घाट पर खड़ी है और यहाँ पर तू किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पंडित जी ने कोमल के सर पर हाथ रखा और तेज आवाज में कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगे और कोमल के शरीर में प्रवेश की वो आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। उस आत्मा को इतनी पीड़ा होने लगी कि अब सब कुछ बोलने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने अचानक से भारी आवाज में सब बोलना शुरू किया। मेरे पति की तरह मेरी भी इच्छा थी कि मेरा अंतिम संस्कार भी मणिकर्णिका घाट पर हो, लेकिन मेरे बेटे के हाथों। वो कई सालों पहले विदेश चला गया था। जब पिछले साल मेरे पति चल बसे तो उसने यहाँ आकर सारी जायदाद को बेच दिया और मुझे अकेला छोड़कर विदेश चला गया। जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे वृद्धाश्रम के लोग मणिकर्णिका घाट पर मेरे दाह संस्कार की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आ रहे थे। मगर मरने के बाद भी मेरी आत्मा बेचैन थी, क्योंकि मेरे मरने की खबर मिलने के बाद भी मेरा बेटा यहाँ नहीं आया। मेरी आत्मा उसी ट्रेन में भटक रही थी जिसमें मेरा शव लेकर आया जा रहा था। मेरी नजर इन दोनों पर पड़ी और इससे बातें करते करते मुझे इस लड़की से लगाव हो गया। मैं अपनी मृत्यु के बाद भी अपने बेटे के कारण मन से मुक्त नहीं हो पाई और इस लड़की से मुझे मोह हो गया। और जब मणिकर्णिका पर मुझे जलाया गया
उसी वक्त मेरी आत्मा ने इसे फिर से यहाँ देखा और मेरी आत्मा इसके पीछे पीछे चली गई। उसकी बातें सुनकर भूमि के रोंगटे खड़े हो गए। पंडित जी ने वहां पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया और कोमल के सर पर हाथ रखते हुए उस औरत की आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर दिया। वो दोनों अगले दिन ट्रेन पकड़कर वहां से वापस तो आ गई, मगर उनके जीवन में इस घटना को घटे भले ही कितने भी साल बीत जाए, लेकिन मणिकर्णिका के घाट के इस अनुभव को वो दोनों कभी नहीं भूल पाएंगी और ना कभी वहां के मोक्ष और मृत्यु से जुड़े रहस्य को समझ पाएंगी।